हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। देखो, अब तक हम 6, 7, 8, 9 जो पॉलिटिक एनसीईआरटी है वह पढ़ चुके हैं। 6, 7, 8 एंड 9 पॉलिटिक एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटी 10 की, और आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो चूंकि आपके फ्रेंड्स अभी तीन जो 4 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे थे, कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स भी थे कि अभी पहले कोई एक जो सब्जेक्ट है वह हम कवर कर ले, तो पहले हम पॉलिटी फिनिश कर लेते, फिर आपके जो ज्योग्राफी के क्लासेस है वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अभी देखो, अभी हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूं कि इसके पहले जो हमने बाकी बैचेस, और आप अगर आपने इसके पहले भी पॉलिटी का एनसीईआरटी 10 का देखा होगा तो उसमें पहले आपको ओल्ड वाले में दिखते होंगे 8 चैप्टर्स, है ना, जिसमें कि पावर शेयरिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं, फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, जेंडर रिलीजन कास्ट है, पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ठीक है, 8 चैप्टर्स थे, ये ओल्ड वाला वर्जन है। हम पढ़ रहे हैं न्यू, और जो रिवाइज 23 का वर्जन आया हुआ है। सो न्यू में हम देखेंगे कि केवल इसमें 5 चैप्टर्स है, और ये 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट पावर शेयरिंग, तो ये हमारा सेम है। सेकंड फेडरलिज्म सेम है। थर्ड में जेंडर रिलीजन एंड कास्ट है। फोर्थ में पॉलिटिकल पार्टीज है, और आपका फिर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। तो यहां पर कुछ चीजों को मर्जर, इसमें भी डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी की बात होगी। आप पहले भी तो पढ़ चुके हैं ना, तो अब जो रिवाइज किया गया है आप पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं पहले, बस उसी को थोड़ा सा चैप्टर्स जो है वो शफल कर दिएगा, टॉपिक्स जो है वो शफल कर दिएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मेन जो टॉपिक्स हमें पढ़ने थे वो सारे टॉपिक्स इसमें अवेलेबल है। केवल देखो, इसमें भी डेमोक्रेसी है, आउटकम, चैलेंजेस, डेमोक्रेसी, तो इन सभी को हम बेसिकली कंपैरेटिवली एक साथ पढ़ लेंगे। क्लियर है? सो ये वर्जन हम पढ़ने वाले हैं न्यू वाला। 5 चैप्टर्स होंगे इसमें। 5 चैप्टर्स में हम अपना जो पॉलिटी क्लास 10 है उसको कवर करेंगे। पहला हमारा होगा पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग में हम बात करेंगे, देखो 2 स्टोरीज हम समझेंगे। जैसे एनसीईआरटी का ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपको डेमोक्रेसी को समझाना है तो वह चाइना का एग्जाम्पल दे देगा, वह पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे देगा, भूटान का एग्जाम्पल दे देगा कि आखिर वहां पर जो है वह किस तरीके से चीजें चल रही थी, किस तरीके से आगे वहां पर कौन सा एक जो सिस्टम है, बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया गया था, वह कितना सक्सेसफुल रहा, नहीं सक्सेसफुल रहा, क्या उसके बिहाइंड रीजंस थे। उन सभी से आपको पॉलिटी के जो कॉन्सेप्ट है बड़ी आसानी से समझाए गए। अब देखो, एक जैसे अगर हम पावर शेयरिंग की बात करने वाले हैं, आपको लगेगा कि डेमोक्रेसी में, अगर आप खुद सोचो कि डेमोक्रेसी में मान लीजिए केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, लाइक चाइना में जैसे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। अब एक ही पार्टी जो है वह हमेशा जीत रही है, हमेशा वही जो है वह पावर में आती है, वही सरकार बना रही है। ऐसे में क्या बाकी और जो कम्युनिटीज हैं उनके मन के अंदर एक नाराजगी, एक आक्रोश आएगा? नहीं आएगा। कभी ना कभी वो जरूर सोचेंगे इस बात का कि ठीक है, अगर मान लो वो इतने पावरफुल हो जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में उसको हटा दें और खुद आ जाए, खुद जो है वह सरकार बना लें, तब ऐसे में क्या होगा? तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, और एक जो वायलेंस है वह डेफिनेटली उस सोसाइटी में होगा। तो क्यों, आखिर जो पावर शेयरिंग जो है वह क्यों जरूरी है? जब हम एक डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी लोकतंत्र भारत है। अगर हम प्रमुख 8 धर्मों की बात करें, प्रमुख 8 धर्मों की बात बता रही हूं, तो उन सभी के जो फॉलोअर्स है वह इंडिया में हैं। लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, और भी जाने कितने तरह की डाइवर्सिटी हम देखते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज है। ऐसे में अगर मान लो केवल पर्टिकुलर एक ही जो कम्युनिटी है वो हमेशा शासन में रहे, वो हमेशा गवर्नमेंट बनाए, तब क्या ऐसे में शांति रह पाएगी? डेमोक्रेसी को आप चला पाएंगे? डेमोक्रेसी रन कर पाएंगे? है ना। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पावर शेयरिंग का, जानेंगे ये क्या है। 2 कहानियां सुननी है हमें, कुछ नहीं करना है। 2 कहानी सुननी है, एक तो बेल्जियम की है और दूसरी जो स्टोरी है वह श्रीलंका की है। बेल्जियम और श्रीलंका की है ना, 2 स्टोरी हम समझेंगे कि आखिर वहां पे सिस्टम है कैसा, और उसके बाद हम समझ जाएंगे, कुछ फैक्ट्स निकल कर आएंगे कि अगर वहां की जो स्टोरी है उससे हमें लर्निंग्स मिलती हैं कि अगर वहां पर इस तरह की एक हम कहेंगे एथनिक कंपोजिशन है, वह कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उसके बावजूद पावर में केवल एक व्यक्ति था, केवल एक गवर्नमेंट था, एक पार्टी थी, तब कैसे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे और कैसे कैसे इसको रिजॉल्व किया गया, कैसे इसको टैकल किया गया, उसकी हम बात करते हैं। और एक हमारे सामने निष्कर्ष निकल कर आता है कि हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए, पावर शेयरिंग करना चाहिए। ठीक है, तो श्रीलंका की बात करेंगे।
और फिर हम देखेंगे कि वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम इस बात को समझ गए कि जो पावर शेयरिंग है ये तो भाई होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए इसकी बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वह आखिर किन किन फॉर्म में हो सकती है, हम किस तरीके से पावर शेयर कर सकते हैं बिटवीन द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो बेल्जियम और श्रीलंका जो है इसकी कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की जो कहानी है इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो बेल्जियम की जब हम बात करेंगे तो यहां का बेसिकली पॉपुलेशन जो कंपोजिशन की हम बात करें बड़ा ही एथनिक और कॉम्प्लेक्स है ना, जातीय आधार पर बड़ा ही कठिन तरीके से बड़ा ही उसको जो है वह बांटा गया है। हम देखते हैं कि दो कम्युनिटी है वह आपस में किसी ना किसी चीज को लेकर उनके कंफ्लिक्ट होते हैं बट वो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है। यहां सिविल वॉर शुरू हो जाता है जो कि कई सालों चलता है। तो एक जगह तो प्रॉब्लम को ठीक से सॉल्व कर लिया गया, ठीक से सॉल्व इसलिए किया गया क्योंकि उसमें पावर शेयरिंग की गई थी, और दूसरी जगह जहां पे सिविल वॉर हो गया वहां पे पावर शेयरिंग नहीं की गई थी। तब ऐसे में क्या होगा, सत्ता की लड़ाई होगी, और कहीं ना कहीं जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, हितों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, अलग अलग हित होंगे, अलग अलग डिजायर्स होंगी, और ऐसे में पावर शेयरिंग नहीं होगी, तब डेफिनेटली एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वह अपने लिए अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट एक रीजन की बात करती है। तो यहां पर दो अलग अलग कहानियां हैं और उससे आपको समझाएगा कि जो पावर शेयरिंग है वह आखिर है क्या। ठीक है, सो देखो डेमोक्रेसी की जब हम बात करेंगे, शुरू करेंगे डेमोक्रेसी से समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। डेमोक्रेसी में अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो अभी तक आप इतना तो समझ गए हैं कि हम जब इंडिया के बेसिकली सिस्टम को देखते हैं तब हमें तीन जो सरकार के प्रमुख ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, है ना, अंग है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये जो है वह सरकार के तीन अंग हमें दिखाई देते हैं। साथ ही अब तक हम ये भी समझ चुके हैं कि लेजिस्लेटिव जो है इसकी पावर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के क्या क्या पावर्स होंगे, ठीक है, क्या क्या इनके वर्क्स होंगे, इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। इन सभी को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। बता दिया गया कि एग्जीक्यूटिव जो है इसका काम होगा कि ये जो लॉ है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कराएगा, जो कानून बनेंगे उसको लागू कराने का जो काम है वह एग्जीक्यूटिव का होगा। लेजिस्लेटिव का काम होगा टू मेकिंग लॉज, है ना, टू मेकिंग लॉ। क्या काम होगा लेजिस्लेटिव का, नियमों को बनाना, कानून को बनाना। और अगर यहां पर कानून बनाने का जो काम है, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव कर रही है। लेजिस्लेटिव मतलब अब तक हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या आएगा, पार्लियामेंट आएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव में क्या आ रहा था, पार्लियामेंट आ रहा था ना, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली वे भी आ रहे थे। सो लेजिस्लेटिव क्या करेगा, कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इसको इंप्लीमेंट कराने का काम करेगा। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ रहा था, जैसे कि पीएम देखा था, है ना, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इसके अलावा जब हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। अब देखो, अब हम जुडिशरी की बात करेंगे। सो बेसिकली जुडिशरी का मेन काम क्या है, क्या काम दिया गया है इसे, जुडिशरी का मेन काम है रूल ऑफ लॉ को कायम रखना। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वह चलता रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलता रहे, इसका काम जो है वह करना। तो रूल ऑफ लॉ जो है वह बना रहे, इसके लिए जुडिशरी का मेन काम होगा। ठीक है, तो अब देखो डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या किया गया है, किसी भी एक ऑर्गन को इतना पावरफुल नहीं किया गया है कि वह बाकियों के जो पावर्स है वह ले ले, या फिर उन सभी पर अपनी जो ट्रेनी है वह स्थापित कर ले। अगर मान लो एक भी जो ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव इतनी पावरफुल हो जाती कि इसके सामने, इसके पावर के सामने लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इसके पावर खत्म हो जाते, तब ऐसे में डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी जो सिस्टम है वह वर्क नहीं कर सकता था।
जैसे कि अगर हम मान लीजिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करेंगे तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक वैसे ही अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में जुडिशरी जो है वह बहुत पावरफुल है। ठीक है, सो यहां पर लेकिन अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करेंगे तो एक डिमांड होती है कि अगर आपको डेमोक्रेटिक तरीके से सिस्टम को रन करना है तो आप किसी भी एनीवन जो ऑर्गन है इसको फुल पावर में नहीं ला सकते। सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत समझदारी के साथ सत्ता का बंटवारा कर ले, पावर्स का जो बंटवारा है वह कर ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और हमने यही किया हुआ है कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है इन सभी के पावर्स इतने ज्यादा नहीं कर दिए किसी भी एक के कि वह बाकी के जो पावर्स है उसको खत्म कर दे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो अब हम दो स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे। एक तो कहानी है आपकी बेल्जियम की और दूसरी कहानी है आपकी श्रीलंका की। तो पहले समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी और उन्होंने उसे सॉर्ट कैसे किया। ठीक है, सो सबसे पहले बेल्जियम आ जाते हैं। बेल्जियम, ठीक है। अब देखो, बेल्जियम जो है यूरोप का देश, और उसमें भी हम देखेंगे कि जितना कि हमारे यहां हरियाणा का क्षेत्रफल है, ठीक है, जितना कि हरियाणा का क्षेत्रफल है, लगभग इतना एरिया है बेल्जियम का। और लेकिन इसका बेसिकली जो यूरोप का यह कंट्री है, अगर हम यहां के पॉपुलेशन की बात करेंगे, पावर शेयरिंग को समझना है, पावर शेयरिंग को समझना है तो अगर हम वहां की पॉपुलेशन को समझ जाएंगे। अभी मणिपुर की हिंसा की अगर हम बात करें तो मणिपुर वायलेंस में क्या हुआ था, दो कम्युनिटी के बीच की ही तो लड़ाई थी बेसिकली, और वो कहीं ना कहीं, चाहे हम पावर शेयरिंग की बात कर ले, कहीं ना कहीं वह शक्ति सत्ता की ही लड़ाई थी। तो यहां पर देखो कि पॉपुलेशन बहुत, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि एक डेमोक्रेसी में आप देखते हैं कि 70-75 साल का हमारा डेमोक्रेसी हो गया, लेकिन उसके बाद भी मणिपुर हिंसा जैसे जो घटनाएं हैं वह हो रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट जो है वह दे सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। और ये ज्यादा अच्छे से हल किया था बेल्जियम ने। बेल्जियम की बात करेंगे हम कि किस तरीके से उसने सॉर्ट किया। ठीक है, सो देखो बच्चों, यहां की जो पॉपुलेशन है और इसका जो एथनिक कंपोजिशन है, जातीय जो संरचना है, एथनिक कंपोजिशन जो है वह बड़ी कॉम्प्लेक्स सी थी। अब देखो, ये इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इसमें पावर शेयरिंग करना बहुत आसान नहीं था। जैसे कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें देखो 59% के आसपास, 60% ही समझ लो, 59% जो पॉपुलेशन है ये जिस रीजन में रहती थी, फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन में। ठीक है, और फ्लेमिश रीजन में जो रहने वाली पॉपुलेशन थी ये बोलती थी डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? डच लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो सेकंड हम बात करेंगे बाकी 40% पॉपुलेशन की। तो जो 40% पॉपुलेशन थी यह वेलोनिया रीजन में रहती थी, वेलोनिया रीजन में, और ये जो भाषा बोलती थी ये फ्रेंच स्पीकिंग थी, फ्रेंच स्पीकिंग थी। ठीक है, बाकी जो लोग बचे वो जर्मन लैंग्वेज भी बोला करते थे। लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो मेन लड़ाई हुई वह किस किस के बीच में थी, डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं इनके बीच में थी। और इसका एक सीधा सा जानते हो रीजन क्या था कि देखो, अगर हम बेल्जियम की कैपिटल की बात करें, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, अब देखो ब्रुसेल्स में क्या था बच्चों, 80% जो है वह फ्रेंच बोली जाती थी, 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे। याद रखना कि ये वैसे माइनॉरिटी थे। ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करें, पूरे बेल्जियम कंट्री की बात करें, तो यहां पर जो फ्लेमिश रीजन में डच लैंग्वेज लोग स्पीकिंग लोग रहते, तो यहां पर डचेस का जो मेजोरिटी है वह ज्यादा है ना, कि 60% के आसपास डच स्पीकिंग है। लेकिन जब हम 40% की बात करेंगे तो बेल्जियम की बात करेंगे तो कंट्री में ज्यादा मेजोरिटी डच की है, लेकिन कैपिटल में क्या था, 80% जो है वह फ्रेंच स्पीकिंग थे। और यहां पे
केवल 20% जो है वह डच स्पीकिंग थे। अब मेन जो प्रॉब्लम थी वह ये थी कि कैपिटल में क्या था बच्चों की, जो डच स्पीकिंग लोग थे, है ना, इन्हें रिलेटिवली फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से जो है वह कम पावर्स थे, कम इनके पास एजुकेशन और कम ये सेल्फ सफिशिएंट थे। तो यहां पर देखो कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की हम बात करेंगे, ये जो ग्रुप था ये कैपिटल में कैसा था, रिच था और पावरफुल था। कैपिटल में ये माइनॉरिटीज में है, ध्यान रखना। कैपिटल की अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वह कम है, बेसिकली माइनॉरिटीज में है, लेकिन ये कैपिटल में कैसे मेजोरिटी में है। और कैपिटल में है तो याद रखना कि शासन में गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं इनकी ज्यादा चल रही है ना। और साथ में जो डच स्पीकिंग है ये बहुत बाद में जो इनका विकास है वह मच लेटर, काफी बाद में हुआ। अब इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो टेंशन है वह क्रिएट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन है वह क्रिएट हो गई। सो 1950 से लेके 1950s एंड 1960s, इन दशकों में ये जो टेंशन है वह काफी क्रिएट हो गई। क्लियर है। अब एक पॉइंट हमने समझ लिया। सो यहां पर देखो ये जो येलो वाला एरिया दिख रहा है ये फ्लैमिश रीजन है। फ्लैमिश रीजन में हमने क्या जाना था कि जो डच बोलने वाले लोग हैं, डच स्पीकिंग लोग हैं, और जो आपको ये रेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये वेलोनिया है जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर इसको हमने समझा। अब आगे देखो, आगे हम देखेंगे, थोड़ी सी बात हम श्रीलंका की कर ले, है ना। थोड़ी सी बात जो है वह हम किसकी कर लेते हैं, श्रीलंका की कर लेते हैं। चलो देखो, श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है जानते हैं कितनी है? श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वह है 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। यहां की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही तरह के लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वह भी बहुत ज्यादा डाइवर्सफाई है, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनका लैंग्वेज हो, चाहे उनका रिलीजन हो। ठीक है, इसको लेकर काफी डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब लेकिन देखो कि यहां पर मेजर जो ग्रुप है बच्चों ये सेहला है। ये जो आपको येलो दिख रहा है ना, ये सेहला ग्रुप है। सेहला ग्रुप जो कि सेहला भाषा बोलता था वही सेहला ग्रुप है। ठीक है, आपने सेहल वर्ड जो है वह सुना होगा। तो ये सेहला ग्रुप था येलो वाला। ठीक है, येलो वाला जो है ये सेहला ग्रुप है। और याद रखना कि मेजर जो यहाँ पे सोशल ग्रुप है लगभग 74% जो है वह क्या था, सेहल था। ठीक है, और बाकी 18% जो है वह तमिल है। बाकी देखो ये जो रेड में आपको दिख रहा है ये तमिल ग्रुप था जो कि कितना था, 18% था। ठीक है, तो 74% सेहल ग्रुप था और 80% जो है तमिल ग्रुप था। अब याद रखना कि ये जो तमिल ग्रुप है ना इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब यहां पर जो तमिल स्पीकिंग ग्रुप था इसको भी क्या किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला ग्रुप वो था जो तमिल बोलता तो था लेकिन ये श्रीलंका का नेटिव था, मतलब श्रीलंका के मूल निवासी थे। और दूसरे वे लोग थे जो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से वहां पर जो प्लांटेशन का वर्क है वो करने के लिए गए थे। तो एक तो तमिल नेटिव था और दूसरा हम देखेंगे कि इंडिया का ग्रुप था, है ना। इंडिया का जो तमिल ग्रुप है वो था। तो बेसिकली अब देखो आगे क्या हुआ, आप समझ गए ना इसकी जो कम्युनिटी और जो पॉपुलेशन इसको समझ गए कि ज्यादा यहाँ पे सेहला ग्रुप जो है वह बेसिकली मेजोरिटी में। और जो सेहला ग्रुप है ना बच्चों, इसका जो धर्म था वह कौन सा था, बौद्ध धर्म था, बुद्धिस्ट, है ना, बौद्ध धर्म था। और वहीं तमिल ग्रुप की हम बात करेंगे तो इसमें मुस्लिम एंड हिंदू थे। क्लियर। लेकिन ये ग्रुप जो है वह डिवाइड था, एक तो तमिल नेटिव्स थे और दूसरा जो है वह इंडिया के तमिल ग्रुप्स थे। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी, है ना, जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द जो सेहला स्पीकिंग पीपल्स थे ये बुद्धिस्ट थे। अब ऐसे में क्या हुआ बच्चों, अच्छा आप इसका कंपोजिशन जो है वह समझ गए, है ना। अब हम देखेंगे आगे प्रॉब्लम क्या हुई, सॉल्यूशन कैसे हुआ। अभी तक हमने केवल दोनों का कंपोजिशन समझा है, बेल्जियम का समझ लिया और हमने श्रीलंका का समझ लिया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे, पहले हम श्रीलंका की बात कर लें कि जो श्रीलंका है आखिर इसने कैसे जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट किया। पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं।
तो बेसिकली हमने अब तक इन दोनों कहानियों में ये देखा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हमें साफ दिख रही है कि अगर इतना डाइवर्स है और एथनिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है वह इतनी ज़्यादा अगर बेल्जियम है तो प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होंगी। अगर किसी भी एक कम्युनिटी के पास अगर सत्ता आती है, वह पावर में आता है और वह दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल ना रखे, तब क्या होगा? तब डेफिनेटली तब संघर्ष होगा, तब कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहां पर बस इसी को हमें देखना है कि देखो, अगर बेल्जियम में ऐसी प्रॉब्लम थी तो ऐसा भी तो हो सकता था कि जो एक ग्रुप है जो पावर में आ गया, ठीक है, भले वह माइनॉरिटी में है ना, भले वह क्या है, माइनॉरिटीज में है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो शासन है वह स्थापित कर लिया, जो पॉलिसीज बनाई वह अपने अकॉर्डिंगली बनाई। और ठीक वैसे ही अगर हम श्रीलंका की बात करें कि श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट रिलीजन की बात करें, सहला ग्रुप की बात करें, उसने जो है अपना बहुसंख्यवाद स्थापित कर लिया, ठीक है। सो अब देखो यहां पे प्रॉब्लम्स हमें साफ दिख रही है। अब इन दोनों जगह पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हुआ वो जानने और समझने वाली चीज है, उससे हम कुछ लर्निंग्स लेंगे। सो देखो, सबसे पहली बात तो श्रीलंका पर आ जाते हैं। अब श्रीलंका में सॉल्यूशन कैसे हुआ इसे समझते हैं। श्रीलंका में सॉल्यूशन देखो 1948 है ना, 1948 में ये जो देश है वह इंडिपेंडेंट हुआ, ये जो देश है वह स्वतंत्र हुआ। लेकिन यहां पर स्वतंत्रता के साथ साथ एक जो कम्युनिटी है उसका डोमिनेंस हो गया, उसका डोमिनेंस हो गया। और ये कौन सी कम्युनिटी थी? ये सहला कम्युनिटी थी, ये सहला कम्युनिटी थी, है ना। जो सहला समुदाय है इसका डोमिनेंस जो है वह स्थापित हो गया। अब देखो, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वह किसी एक कम्युनिटी की है, इस बात की क्या गारंटी है कि वह बाकी लोगों का भी ख्याल रखेगी? तो यहां पर अगर डोमिनेंट जो ग्रुप था वह सहला ग्रुप हो गया बच्चों। जब सहला कम्युनिटी की इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, सहला कम्युनिटी की जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, तब देखो इसके द्वारा कौन कौन सी जो पॉलिसीज हैं वह अपनाई गई। सबसे पहले तो सहला सुपरमेसी को लागू किया गया। सहला जो सुपरमेसी है इसको लागू किया और इसके साथ साथ सहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज, कि अब वहां की एक तरीके से जो राजकीय या औपचारिक भाषा होगी वह क्या होगी? सहला होगी, है ना। अब ऐसे में जो पॉलिसीज बनी वह कुछ इस तरह की थी जिससे कि जो तमिल लोग थे उनको प्रॉब्लम होने लगी। और जिस तरीके की सहला कम्युनिटी के द्वारा, सहला गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरह की स्कीम्स लागू की गई, जो रिजर्वेशन दिया गया, जो बेनिफिट्स दिया गया, वह सहला कम्युनिटी को दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब अगर मान लीजिए सहला ग्रुप के द्वारा इस तरह की नीतियां बनाई गई, तब डेफिनेटली एक जो ग्रुप है उसमें असंतोष जो है वह जरूर आ जाएगा, है ना। सो देखो, और स्पेशली एक और बात सुनो, यहां पर केवल यह मामला खत्म नहीं हुआ। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में सहला का जो धर्म था वह क्या था? बुद्धिस्ट था। तो बुद्धिस्ट को क्या किया? प्रोटेक्ट किया गया, संरक्षण दिया गया, ठीक है, संरक्षण दिया गया। और ऐसे में जो श्रीलंकन तमिल्स थे, ऐसे में जो श्रीलंकन तमिल ग्रुप था ये अब गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। एलिनेशन जो उसकी फीलिंग्स है, जो अलगाववाद एक तरीके से कहे, या फिर जो एक बेचारगी है कि हमें शामिल नहीं कर रहे हैं, वो बात जो है वह श्रीलंकन तमिल को फील होने लगी। अब देखो, जब पॉलिसी कुछ इस तरह की बनी कि इसे किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिला, किसी भी तरह की पॉलिसीज इसके फेवर में नहीं बनी, अब एक समय बाद क्या हुआ कि जो ये गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ असंतोष आ गया। और अब तमिल जो श्रीलंकन थे इस ग्रुप्स के द्वारा इस तरह की पॉलिसी को डिनाई किया गया और इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज है, इक्वल जो चीजें हैं उसकी डिमांड की गई, ठीक है। सो डोमिनेंस जब आया तब श्रीलंकन जो गवर्नमेंट थी इसने क्या किया? जो इक्वलिटी है, ठीक है, उसको डिनाई किया, इक्वलिटी को जो है वह नहीं माना। जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज जो है, जॉब एंड
जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये किसे दिया, ये सेहला ग्रुप जो है इसको ज्यादा दिया। ठीक है, सो देखो अब श्रीलंकन तमिल ने क्या किया कि जब इन्हें महसूस हो गया कि अब जो है वह हमारी सुनी नहीं जाएगी, तब ये अब क्या करेंगे, अलग क्षेत्र की मांग करने लगेंगे, है ना। तब इनके द्वारा क्या किया, पार्टीज बनाई गई, अलग से पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई एंड स्ट्रगल किया गया फॉर recognition of Tamil as a official language, as an official language, कि अब जो तमिल है इसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, है ना। तो अभी तक जो है वह सेला ऑफिशियल लैंग्वेज ऑलरेडी थी, तो लेकिन अब तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का जो एक प्रोटेस्ट है, एक स्ट्रगल है, वह चलने लगा। और फिर जब नहीं मानी गई इनकी इस तरह की जो बातें हैं, मांगे हैं, उसको डिनाई किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तब इनके द्वारा क्या किया गया, एक अलग से जो रीजन है, सेपरेट रीजन की डिमांड की गई, सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट रीजन, जो ऑटोनॉमी है उसकी डिमांड की गई। ठीक है, और जब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना गया इन सभी को, तब हम देखेंगे अब डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम एक सरकार जो है इसकी मांग की 1980s के आसपास क्या किया श्रीलंकन तमिल ने, 1980s में डिमांड किया गया इंडिपेंडेंट तमिल ईलम सरकार को, तमिल ईलम, है ना, तमिल ईलम जो गवर्नमेंट है। सो बेसिकली इंडिपेंडेंट तरीके से इसकी मांग की गई। और अब ये जो डिस्टर्बेंस था वह ज्यादा बढ़ गया, दोनों के बीच में एक सिविल वॉर जो है वह छिड़ गया। ठीक है, सिविल वॉर छिड़ गया, जिसका एंड जो है वह 2009 के आसपास हुआ, 2009 के आसपास जो एंड है वह हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फीलिंग्स थी वह डिसट्रस्ट की तो थी कि एक जो कम्युनिटी है वह दूसरी कम्युनिटी पर बेसिकली क्या कर रही है, ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, और एक कम्युनिटी जो है वह अपना डोमिनेंस जो है वह स्थापित कर रही है। तो यहां पर ये श्रीलंका की प्रॉब्लम थी। अब देखो उसने किस तरह से सुलझाया, सिविल वॉर हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना सिविल वॉर। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी नीति नहीं थी, कोई उसने ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर अगर हम धर्म की बात करें तब भी उसने एक रिलीजन जो है उसको प्रोटेक्ट किया। अब अगर ऐसे प्रिवेंट और प्रोटेक्शन का काम चलेगा तो बाकी जो रिलीजन वाले हैं वो तो डेफिनेटली फील करेंगे ही, है ना। चलिए, तो ये श्रीलंका की प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे हुआ कि सिविल वॉर हो गया, उसके बाद जो मुद्दा है वह ठंडा हुआ। लेकिन वहीं देखो बेल्जियम की जो स्टोरी है वह कैसी थी। बेल्जियम की स्टोरी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, है ना, आखिर बेल्जियम जो है इसने क्या समझदारी अपनाई, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि समटाइम्स क्या होता है, आपने शुतुरमुर्ग के बारे में सुना होगा कि शुतुरमुर्ग क्या करता है कि सामने से तूफान आ रहा है, वह रेत के अंदर जो सर है उसको गड़ा लेता है कि नहीं अब तूफान जो है वह नहीं है। मतलब एक तरीके से चीजें आपके सामने हैं लेकिन आप उससे क्या कर रहे हो, एक तरह से डर रहे हो या भाग रहे हो, या आपके तो नहीं कुछ नहीं है ना, इस तरह से बिहेव कर रहे हो। और दूसरा वही तरीका होता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें और फिर आप उसको सॉर्ट करने का प्रयास करें, ये सही तरीका है। अब सबसे पहले तो बेल्जियम ने इस बात को माना कि हमारा जो ये कंपोजिशन बना पॉपुलेशन का वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको सुलझाने का तरीका भी है। तो सबसे पहले तो देखो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया बेल्जियम के लीडर्स ने कि डिफरेंसेस तो हैं, है ना। अगर हम रीजनल एंड कम्युनिटी बेस पर देखें तो हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी है, उस चीज को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और 1970 से 1993 की अगर हम बात करें, सो 1970 से 1993 तक जो है वह 4 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए। अब इसे बेल्जियम का मॉडल कहा गया। 4 बातें मैं आपको बताती हूं कि कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट किए गए, उसी बेल्जियम का एक मॉडल कहा जाता है। हाँ, थोड़ा सा एक कठिन था उस मॉडल को अप्लाई करना,
उस मॉडल को लागू करना, इंप्लीमेंट करना टफ जरूर था, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा मॉडल दिख रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी परेशानी को बहुत आसानी से सुलझा लिया। जो एथनिक कंपोजिशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो रही थी उसको बड़े ही अच्छे से ढंग से सुलझा लिया गया, और वो जो है वह वहां सिविल वॉर नहीं हुआ। अब देखो कि यहां पर आखिर किया क्या गया था। एक नया मॉडल जो है वह लेकर आए, न्यू मॉडल, और जिससे जो गवर्नमेंट है इनकी वह चली। ठीक है, अब देखो 4 जो इनके यहां नंबर 1 सबसे पहला जो इन्होंने चेंज किया 1970 से 1993 तक, 4 इन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए, ताकि वहां की जो गवर्नमेंट है उसको ठीक तरीके से रन किया जा सके। तो फर्स्ट इसमें यह था बच्चों कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। पहली बात तो ये तय की गई कि जो भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसमें इन दोनों ही कम्युनिटी, डच और फ्रेंच दोनों ही तो कम्युनिटीज थी, है ना, इन्हीं दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने देखा कि इन दोनों ही जो कम्युनिटीज हैं, इसके जो मिनिस्टर्स हैं वह कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ताकि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तब ऐसा ना हो कि कोई एक ही जो कम्युनिटी है उसको पास कर दे, बल्कि अगर वह सहमति से, सभी की कंसेंट से अगर वह पास होना है तब तो डेफिनेटली अगर बराबर बराबर इसके मिनिस्टर्स होंगे तब सभी का एक तरीके से जो प्रतिनिधित्व है वह हो जाएगा। ठीक है, ये अमेंडमेंट फर्स्ट था। अब देखो सेकंड अमेंड इसमें क्या किया गया। सेकंड नंबर में यहां पर जो पावर डिवीजन है वह किया गया। पावर डिवीजन कैसा था, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिवीजन है वह किया गया, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी, अधीनस्थ नहीं होगी, सबऑर्डिनेट नहीं होगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो पावर डिवीजन किया गया ताकि अगर स्टेट सेंट्रल लेवल पर जो फैसले लेने हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर रीजनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो फैसले लेने हैं उसमें वहां के लोगों की बेसिकली क्या हो, एक भागीदारी हो, है ना। ये दूसरा अमेंडमेंट हो गया। अब देखो इसमें बच्चों जो थर्ड अमेंडमेंट था वह क्या था। तीसरा जो इसमें अमेंडमेंट था कि यहां पे कैपिटल में ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी ना। कैपिटल में क्यों प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, एक अविश्वास पैदा हो गया था, क्योंकि हमने देखा था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग, इसमें जो प्रॉब्लम है वह ब्रुसेल्स में इसका आंकड़ा जस्ट बदल गया था। ब्रुसेल्स में बच्चों एक सेपरेट गवर्नमेंट की प्रोविजन किया गया कि जो ब्रुसेल्स से गवर्नमेंट है, जो राजधानी है, कैपिटल है, इसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, और ये जो सेपरेट गवर्नमेंट है ना, इसमें दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दोनों के क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा ब्रुसेल्स में। और ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि किसी भी तरह से जब पॉलिसीज बने, लॉ मेकिंग हो, तब किसी को ये ना लगे कि नहीं किसी एक ही जो कम्युनिटी है उसने इसे पास कर दिया। तो दोनों के ही जो है जब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तब यहां पर बेसिकली जो नियम बनाए जाएंगे, जो पॉलिसीज मेकिंग होगी, उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन इक्वली माना जाएगा। और यहां पे जो फोर्थ अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, ये फोर्थ अमेंडमेंट क्या था बच्चों, कि एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसको बिल्ड करने की बात की गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। अब देखो कि यहां पर हमने बात किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट था फर्स्ट लेवल पर, सेकंड पर स्टेट गवर्नमेंट था। एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो एक सामुदायिक सरकार की बात यहां पर की गई, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, तीसरे स्तर पर सामुदायिक सरकार, और ये इलेक्टेड होगी वहां के लोगों के द्वारा। अब देखो इलेक्टेड होगी बेसिकली गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सामुदायिक सरकार, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंगिंग होंगे केवल वही लोग इस सरकार को चुन सकते हैं। और यहां पर चाहे अगर आपको डिसीजन लेना हो लैंग्वेज को लेकर, इसके पास क्या क्या पावर होंगे, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर या ट्रेडिशन को लेकर, ठीक है,
एजुकेशन को लेकर अगर कोई डिसीजन लिए जाने हैं तो ये जो सारे फैसले लिए जाएंगे ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर जो भाषा के समुदाय के लोग हैं उन लोगों के द्वारा ही मिलकर इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये 4 इस तरीके के अमेंडमेंट किए गए तब वहां पर जो गवर्नमेंट है वह ठीक तरीके से चलने लगी और बहुत अच्छे तरीके से सभी का वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब यहां पर हम इन दोनों ही कहानियों से क्या सीखे? श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने क्या किया था? गलत तरीका अपनाया था, है ना। एक तरीके से जो मेजोरिटी थी उसका डोमिनेंस वहां पर था और इसलिए वह सिविल वॉर पे कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हम बेल्जियम की बात करेंगे तो यहां पर इसने जो साझेदारी समझदारी अपनाई कि बहुत इंटेलिजेंट एक पावर शेयरिंग का तरीका अपनाया, 4 अमेंडमेंट किया और सभी बेसिकली जो कम्युनिटीज थे उसको एक तरह से वह संतुष्ट हो गए। तो ये पावर शेयरिंग ही तो है, पावर शेयरिंग ही तो है ना। तो ये जो है वह बेल्जियम का था। तो यहां पर हम इन दोनों ही जो मॉडल थे उससे हम बहुत कुछ सीखे। ठीक है, so what have you learned from the story of Belgium and Sri Lanka? दोनों कंट्रीज की अगर हम बात करें तो अगर इनकी डेमोक्रेसीज जो है, ठीक है, ये एक डिफरेंट पावर शेयरिंग का एक तरीका इन दोनों में ही अपनाया गया और इसके जो रिजल्ट है वह दोनों के अलग अलग थे। ठीक है, सो देखो बेल्जियम में बेसिकली जो तरीका मॉडल अपनाया गया वह थोड़ा सा एक टफ, एक कॉम्प्लेक्स तरीका माना जाता था कि बेल्जियम मॉडल जो है वह सक्सेसफुल नहीं होगा, पर फिर भी इन्होंने इस टफ मॉडल के साथ कि बेल्जियम में अगर अलग गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है, अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट है और इक्वली रिप्रेजेंटेशन जो है, इक्वली जो मिनिस्टर्स की संख्या है वह तय की गई। तो ये 4 बातें जो है वह इसमें, ठीक है। लेकिन जब हम श्रीलंका की बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स एंड डोमिनेंस की बात की थी, पावर शेयरिंग यहाँ पे इन्होंने रिफ्यूज कर दिया गया था कि हम पावर शेयरिंग जो है वह तमिल ग्रुप्स के साथ नहीं करेंगे और इसलिए वह सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा बेल्जियम में नहीं हुआ। तो हम इससे ये तो समझ गए कि चलो एक क्वेश्चन देखो, पहले 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, फिर हम जानेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों आखिर अनिवार्य है, जरूरी है। After independence, which of the following measure adopted by Sri Lankan government to establish Sehla supremacy, है ना, सेहला सुपरमेसी को लागू कराने के लिए इन्होंने क्या क्या उपाय किए। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सेहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या सेहला को केवल एक आधिकारिक भाषा के रूप में रखा। फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज विच फेवर सेहला स्टूडेंट एंटरिंग कॉलेज एंड गवर्नमेंट जॉब्स, है ना, कुछ ऐसी पॉलिसीज उन्होंने बनाई जिससे जो सेहला स्टूडेंट थे गवर्नमेंट जॉब में और कॉलेजेस में इनको प्राथमिकता मिले। और न्यू, अगर हम देखो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था बुद्धिस्ट को। क्यों किया था? क्योंकि सेहला जो कम्युनिटीज है उसका जो धर्म है वह कौन सा था, बुद्धिस्ट था, और वहीं तमिल का मुस्लिम और हिंदू, है ना। तो ये तीनों ही जो प्रोविजन है इनके द्वारा किए गए थे ताकि सेहला सुपरमेसी को लागू किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम मॉडल के बारे में। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। फर्स्ट क्या है कि संविधान निर्धारित करेगा कि सरकार में डच और फ्रांसीसी मंत्रियों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो। नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक अ डिसीजन यूनिलेटरली, है ना, कोई भी एक समुदाय जो है एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। क्या आंसर होगा इसका, आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम की जो थी, है ना, एक चौथा उपाय जो था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके संबंध में 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है कि इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द लैंग्वेज कम्युनिटी, टू ऑल द लैंग्वेज कम्युनिटी या फिर ओनली वन लैंग्वेज कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुना जाना है केवल उसी लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग ही उसमें पार्ट लेंगे, इलेक्टेड करेंगे। सो ऑल वर्ड जो है इसमें गलत है। इट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, है ना। ये बात सही है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी वह एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड रिलेटेड जो इश्यूज थे उसको सॉर्ट करने के लिए बनी थी। अब नेक्स्ट हम आएंगे कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, सत्ता की साझेदारी जो है वह क्यों जरूरी है। एक जर्मन इंजीनियर के द्वारा
ये मॉडल बनाया गया जिसमें आपको दिख रहा है कि एक जो व्हीकल है उसमें 2 स्टीयरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, जो स्टीयरिंग करेगा, जो ड्राइव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर कंट्रोल है वह उसके हाथ में है ना? जो पावर कंट्रोल है वह इसके हाथ में है, ड्राइवर के हाथ में है। अगर यहाँ पे 2 स्टीयरिंग है, इसका मतलब क्या है कि पावर कंट्रोल इस गाड़ी में बैठे हुए 2 लोगों के पास है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मॉडल बनाए, ये पावर शेयरिंग का एक मॉडल कहा जाता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं तब हम क्या करें, उनके बीच में पावर शेयरिंग कर दें, है ना? पावर शेयरिंग कर देंगे तभी पॉसिबल है कि वह शांति के साथ रह सके, बिना वायलेंस और बिना किसी प्रॉब्लम के। सो व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? सबसे फर्स्ट तो इसमें है कि देखो, अगर एक हम किसी भी पर्टिकुलर जगह की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, कंट्री, तो वहां पर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, और हो भी नहीं सकता ऐसा कि वहां केवल एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। हम देखेंगे कि समटाइम्स जिस तरीके से आप ये डिवीजन देखते हैं पॉपुलेशन के बीच में, लोगों के बीच में कल्चरल डिवीजन हुआ या फिर रीजनल डिवीजन हुआ या फिर रिलीजन डिवीजन हुआ, तो वह कई तरीके से कास्ट हुआ, सब कास्ट हुआ, कई तरीके से बढ़ जाता है। केवल ये इंडिया का मामला नहीं है बल्कि लगभग विश्व के सभी देशों में ऐसा है ना? सो हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी जो है वह क्यों जरूरी है। सो पहली बात तो ये है कि ये एक सोसाइटी में अगर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं तो उनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, उनके बीच किसी भी तरह का वायलेंस है, उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो फर्स्ट क्या हुआ, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल या इंपॉर्टेंट, तो ये करेगा रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो जो समाज में जो ग्रुप्स बने हैं ना, उनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट होगा, इनके बीच का जो विवाद या टकराव होगा, उसको रोकने का काम करेगा। विवाद या जो टकराव है, इसको रोकने के लिए जरूरी है ना? क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तब डेफिनेटली उनकी डिमांड्स भी अलग होंगे। अब देखो, अगर मान लो ये जो सोशल ग्रुप से किसी भी तरह का इनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है और इस कंफ्लिक्ट को ये कैसे सुलझा रहे हैं, वॉयलेंस से सुलझा रहे हैं। इस कंफ्लिक्ट से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वह हो रही है, राजनीतिक अस्थिरता जो है वह हो रही है, आ रही है। तब ऐसे में बहुत जरूरी है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो इसलिए पावर शेयरिंग करना चाहिए ताकि ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, इनके जो एस्पायरेशन है, ये जो चाहते हैं वह भी हो जाए। तो सभी के एक तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है वह उस गवर्नमेंट में हो, इनके अकॉर्डिंगली भी जो पॉलिसीज है वह बन सके, सोशल बेनिफिट्स सभी को मिले। इसके लिए जरूरी है कि हमें पावर शेयरिंग जो है वह करना ही चाहिए। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकंड क्या है, गुड फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए इसको अच्छा माना जाता है। फर्स्ट तो हो गया कि विवादों या टकराव को रोकने के लिए, सेकंड है गुड फॉर डेमोक्रेसी। देखो बच्चों, डेमोक्रेसी की जब हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी का मेन आइडिया क्या है, पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसका मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। और अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे तब कैसे लोगों की भागीदारी होगी? तब ऐसे में कहीं किसी भी जगह की जो डेमोक्रेसी है वह सरवाइव नहीं कर सकती। और अगर आपने डेमोक्रेसी में किसी एक ग्रुप को मान लीजिए राइट टू वोट दे दिया या फिर सत्ता दे दी, दूसरे को नहीं दिया, तब तो डेमोक्रेसी की आत्मा या फिर डेमोक्रेसी का मेन जो आइडिया है वही खत्म हो गया। तब ऐसे में बहुत जरूरी है कि जितना आप पार्टिसिपेशन देंगे, जितना लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा करेंगे, उतना ही एक डेमोक्रेसी जो है वह चल पाएगी और उसको लोग निभा पाएंगे। सो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम राइट टू वोट की बात करें, है ना, या फिर राइट टू हम पार्टिसिपेशन की बात करें, ये डेमोक्रेसी में सभी को होता है। सभी को मतलब सभी कम्युनिटीज को, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी एक कम्युनिटी को ये राइट दे दें, राइट टू वोट दे दें, पर दूसरे कम्युनिटी को राइट टू वोट ना दें। तब अगर डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वह बेस ही है पार्टिसिपेशन पर, भागीदारी पर, तब ऐसे में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो पावर शेयरिंग है वह की जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो एक डेमोक्रेसी में एक लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट होती है, जो एक वैध गवर्नमेंट होती है,
उसके लिए जरूरी है कि वह लोगों को भागीदारी दे। सो वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर आवर कंट्री? इट हेल्प to reduce the possibility of conflict between social groups. It is good way to ensure the stability of political order. अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो ऑर्डर है उसमें स्टेबिलिटी रहे, इनस्टेबिलिटी जो है वह कम हो जाए, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पावर शेयर जो है वह कर लीजिए, है ना। इट डज नॉट लीड टू द कंफ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट, है ना। किसी भी तरह से राज्यों के प्रबंधन में भ्रम की स्थिति इससे जो है वह पैदा नहीं होती। जैसे कि अगर एक ही ग्रुप मान लीजिए लीड कर रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है, तो ऐसे में उसकी हो सकता है नीतियां, समटाइम्स पॉलिसीज जो है वह गलत ना हो, बट फिर भी एक कंफ्यूजन हो जाए। बट पावर शेयरिंग से इस तरह की कंफ्यूजन जो है वह दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखो, हमने बेल्जियम और श्रीलंका की बात कर ली है। दोनों जगह जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉर्ट किया गया इसकी बात की, उसके नतीजे क्या हुए इसकी भी हमने बात की, और नेक्स्ट हमने देखा कि आखिर जरूरी क्यों होता है पावर शेयरिंग। अब लास्ट इसमें बचता है कि पावर शेयरिंग जरूरी तो है, बट हम करें तो करें कैसे, है ना। पावर शेयरिंग जो है वह हम कैसे करें? फर्स्ट तो है इसमें, देखो बेसिकली हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल, है ना। दो तरीके से सत्ता की साझेदारी जो है वह की जाती है। एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में इसको क्षैतिज विवरण बोलते हैं, वितरण, क्षैतिज वितरण। और सेकंड है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दो सिद्धांत तो ये हो गए। अब देखो कुछ और आइडियाज हैं, जैसे कि एक आइडिया कह सकते हैं हम चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस थ्योरी। इंडिया में क्या इसे अपनाया जाता है? चेक एंड बैलेंस। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है कि डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये लोग भी पार्टिसिपेशन कर सके, है ना। और एक और तरीका हो सकता है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हों, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हों इसके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाए। ठीक है, तो देखो पावर शेयरिंग का तरीका क्या हो सकता है कि हम देखते हैं। देखो एक तरीका जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसका मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ, पहला तरीका जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो इसमें ये होता है बच्चों कि जैसे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये लगभग सेम लेवल पर जो डिफरेंट पावर्स है उसका यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई किसी से बड़ा या छोटा है, तो सेम लेवल पर बेसिकली जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना। तो एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, लेजिस्लेटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, लेकिन ये जो संस्था है वो कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है, किसी का जो लेवल है वह अपर या लोअर नहीं है, बल्कि सभी जो है वह सेम पावर एक्सरसाइज जो है वह कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट पावर्स हैं, पावर्स डेफिनेटली इन तीनों के अलग अलग होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, सेम लेवल पर होंगे। और यहां पर किसी के भी पास ऐसा कोई अनलिमिटेड पावर नहीं होगा कि वह दूसरे पर अपनी ट्रेनी स्थापित कर ले। तो क्या यहां पर
अनलिमिटेड पावर होगा? नहीं होगा, है ना। तो अनलिमिटेड जो पावर है वह किसी भी एक भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तब उसे सेम लेवल नहीं कहा जा सकता। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि अगर हमें शेयरिंग पावर करना है, पावर शेयरिंग करना है, तब हम क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह कर ले, गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स है उन सभी को अलग अलग पावर्स दे दे, और ऐसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। ठीक है, ऐसा हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इससे जुड़ता है एक और पॉइंट जो कि है चेक एंड बैलेंस। अब देखो चेक एंड बैलेंस क्या कहता है, चेक एंड, ये कैसे इंश्योर किया गया है कि जो है वह सभी सेम लेवल पर पावर की एक्सरसाइज करेंगे, अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं है। तब ऐसे में चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है हमने इसको अपनाया। देखो कैसे कि जो एग्जीक्यूटिव है, अब तक हम पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव जो है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो आपका लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना, यही पढ़ा था। अब देखो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की भूमिका जुडिशरी के जजेस को अपॉइंट करने में होती है, नहीं होती है? जजेस के अपॉइंटमेंट में, जजेस को अपॉइंट करने में एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, नहीं होता है? और जजेस को हटाने में किसका रोल होता है, लेजिस्लेटिव का होता है। पढ़ चुके हैं इस बात को हम जुडिशरी में। तो यहां पर देखो बच्चों कि अब जजेस को चूंकि एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम जुडिशरी की बात करेंगे, है ना, जजेस की बात करेंगे, तो यही जो जजेस है वह क्या कर रहे हैं, वह जांच रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये काम करे, इसको जांचना जजेस जुडिशरी का काम है। तो बेसिकली ऐसे में कोई भी जो ऑर्गन है वह अनलिमिटेड पावर से, अनलिमिटेड पावर किसी के भी पास नहीं है, सभी का जो है एक दूसरे पर नियंत्रण है। जैसे कि जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इनके द्वारा बनाया गया कोई भी जो कानून है, जो कोई भी जो लॉ है, अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फिर वह किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर वह प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा, तो वह उस सीमा तक, उस वो वाला जो हिस्सा, वो वाला जो पार्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा वह अप्रभावी होगा, है ना, वह इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा। तो ये बेसिकली दोनों चीजें जो है वह आपकी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस हो गया एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ गए चेक एंड बैलेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन? तो यहां पर आप देख ले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इनके तीनों के बीच में चेक एंड बैलेंस की जो बात है वह हमने की। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह आपका हो गया। अब 3-4 और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह हम पढ़ लेते हैं। अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ, अगर हम यहां पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने क्या किया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कि अपेक्स से अपर लेवल पर हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा है कि फिर जो है वह राज्यों के स्तर पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर जो है लोकल गवर्नमेंट है ना। तो क्या यहां पर ये सभी सेम लेवल पर काम करेंगी? क्या ये सेम लेवल पर काम करेगी? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक अपर लेवल है तो एक लोअर लेवल है ना। जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तब हमने जाना था कि ये सेम लेवल है। हॉरिजॉन्टल में क्या था बच्चों कि सेम लेवल पर ये जो अपनी पावर्स है उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। बट जब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तब इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हायर एंड लोअर लेवल पर जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज किया जाएगा, उसका अभ्यास किया जाएगा, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हमारे पास ज्यादा पावर है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर फेडरलिज्म है उसमें हम जानेंगे कि हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म, वैसे आप फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, अच्छा पहले हम फेडरलिज्म की जो बात है, इसके पहले हम शॉर्ट बेसिक उसको पढ़ा है, अब हम आगे जो है वह नेक्स्ट लेवल पर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स है वह ज्यादा है,
फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कम से कम 2 लेवल पर तो जो गवर्नमेंट है वह होंगी ही होगी, है ना। सो फेडरलिज्म में हमने देखा कि हमारे यहाँ जो झुकाव है, बेसिकली जो शक्तियां जो है, जो पावर्स है, वह किसके पास ज्यादा है? वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक अपर लेवल पर काम कर रहा है, एक जो है वह दूसरे लोअर लेवल पर काम कर रहा है। तो हायर एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सत्ता का बंटवारा या पावर शेयरिंग जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये 2 तरीके अभी तक हमने पढ़ लिए, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, ठीक है। अब देखो कुछ और भी, मेन तो ये 2 हो गए, इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि कोई एक जनजातीय, कोई ट्राइबल अगर कम्युनिटीज है ना, तो वो मान लीजिए हमारे बाकी के जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में जो प्रोविजन किए गए उसको नहीं मान रहे हैं, तब गवर्नमेंट जो है वह उनको कुछ रिलीफ दे देती है, कुछ उनको जो छूट है वह दे देती है कि ठीक है आप अपने अकॉर्डिंगली जो अपने यहाँ का शासन प्रशासन है वह करे। तो समटाइम्स क्या किया जाता है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स होती है उसको भी जो है वह लेजिट वैध बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि डिफरेंट मान लीजिए सोशल ग्रुप्स हैं या जो कम्युनिटीज है, इनके बीच में भी पावर शेयरिंग जो है वह की जा सकती है, ताकि ये अपने इस तरह के मुद्दों पर फैसला ले सके जहां ये दूसरे को अधिकार नहीं देना चाहते। तो अगर ये लगेगा, जैसे मान लीजिए आप किसी सोशल ग्रुप को वह लैंग्वेज को लेकर या कल्चर को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है, लैंग्वेज या कल्चर को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है, और आप इसके बारे में जो नियम है वह कोई और बना रहा है या फिर ऐसी गवर्नमेंट बनाए जिससे इसका अंदाजा ना हो, तब कैसे ये लोग जो है वह मान जाएंगे। तब यहाँ क्या करना है कि जो सोशल ग्रुप्स है इनके बीच में भी पावर शेयर करना, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। आप देखेंगे कि एक लोकतंत्र में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आजकल जो कानून बन रहे हैं उसमें ये केवल अब संसद में होने वाली प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि इसमें जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई जो प्रेशर ग्रुप है, जैसे कि कोई छात्र संगठन ही है ना, उसके द्वारा मान लीजिए बार बार एक ही नीति, एक ही जो चीज उसकी डिमांड की जा रही कि इस चीज को लेकर आओ, इस लॉ को लेकर आओ, और अगर ये मुद्दा बढ़ जाता है तब गवर्नमेंट को वो लॉ लेकर आना पड़ता है। तभी क्या है कि ये पावर शेयरिंग ही तो है। और अगर आप, जैसे कि चाइना इस चीज को नहीं मानता, आप देखेंगे कि चाइना में बेसिकली जिस तरह की गवर्नमेंट है, जिस तरह की वो डेमोक्रेसी कहते जरूर है, बट डेमोक्रेसी वहां पर है नहीं, है ना। हर एक देश खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहना चाहता है, क्योंकि अच्छा लगता है कि हाँ हम डेमोक्रेटिक जो तरीका है वही अपना रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग, और वो भी सिटीजन्स को या फिर इस तरह के प्रेशर ग्रुप को, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी लोग जो हैं वह अपनी कम्युनिटी, अपने यहाँ के लोगों का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यहां पर इन सबको भी बेसिकली पार्ट देना क्या कहलाता है? पावर शेयरिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर ये इसके कुछ फॉर्म हो गए कि कैसे आप जो पावर शेयरिंग है वह कर सकते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ा था कि सेम लेवल पर पावर जो है वह एक्सरसाइज करना, है ना। सो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट, अगर अलग अलग स्टेट के बीच में पावर्स जो है वह बांटी गई है तो क्या इसे हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहा जाएगा। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, अभी हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इन तीनों के बीच में डिफरेंट जो पावर शेयर हमने किया था उसको हमने हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का नाम दिया था, है ना। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे तब ये हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि तब ये वर्टिकली कहलाएगा। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ होना चाहिए, तरीके हो सकते हैं, बट जब हॉरिजॉन्टल की बात होगी तब पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the benefit of horizontal power sharing of within different organ of the government? It ensures that none of the organ can exercise unlimited power. हम क्यों ऐसा करते हैं? ताकि कोई भी एक जो ऑर्गन है वह अनलिमिटेड पावर का यूज ना कर पाए। इट क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, एक बैलेंस क्रिएट करेगा। इट इंश्योर चेक एंड बैलेंस सिस्टम अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, हाँ डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव, है ना, ये सभी जो है इससे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Our constitution clearly lay down the power of different level of government and power sharing between different level of government are called vertical division of power. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है।
check and balance, horizontal distribution of power, separation of power, put a check on exercise of unlimited power of the organ of government by maintaining a balance of power among various institutions, या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। चेक एंड बैलेंस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हमने देखा था ना कि जो चेक एंड बैलेंस है ये कैसे मेंटेन रहता है, क्या होगा इसका एग्जैक्ट मीन क्या होगा ये बताओ, एग्जैक्ट इसका जो मीनिंग है वह क्या होगा। चलिए एक तरफ है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार पूछता है, एक कह सकते हैं कि यूपीएससी का एक फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से पूछता कि वन साइड आपको कोई एक पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है वह दे दिए, जैसे कि एक साइड हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे दिया, दूसरी तरफ जो है वह इसका एक्सप्लेन कर दिया फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वह क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोलिशन गवर्नमेंट की बात करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट की बात करेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, तब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जो एक है वह इसका कोड होगा। पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अगर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में के बीच में अगर आपने पावर शेयर किया है तब ये क्या होगा बताइए जरा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना, ये आंसर आप मुझे देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नॉट करेक्ट है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, क्या जो लोग हैं वही राजनीतिक शक्ति का स्रोत होंगे। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एक लोकतंत्र में लोग स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से खुद पर शासन करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, समाज में मौजूद विविध समूहों और विचारों को सम्मान दिया जाता है। और लास्ट है, इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स दैम, लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति अगर छिन्न भिन्न हो जाए तो त्वरित निर्णय लेना और उसे लागू करना संभव नहीं होता। तो हमें बताना है कि पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वह गलत होगा, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वह इसमें गलत होगा। अब देखो जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं मेंस के, आपको जो प्रैक्टिस करनी है इसमें 2 क्वेश्चन ही है, बाकी प्रीलिम्स एंड बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आपके 2 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोशिश कीजिएगा कि 100 वर्ड्स में लिख सके, है ना। 100 वर्ड्स में आपको इसमें लिखने की कोशिश करना है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से डिफरेंट पावर शेयरिंग के जो तरीके हैं वह अपनाए जाते हैं, जैसे कि हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टाइप पावर शेयरिंग की बात की, है ना, चेक एंड बैलेंस की बात की, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वहाँ पावर शेयरिंग की बात की। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टू। स्टेट 1 prudential reason of one moral reason for power sharing with an example for the Indian context। तो आज के इस लेक्चर में देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम जो है वह न्यू क्लास 10 का सारी एनसीईआरटीज हमने न्यू ही पढ़ी हैं अब तक बच्चों, जो ऑनलाइन अवेलेबल है ना, ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में। तो ऑनलाइन अब न्यू 2023 आपको मिलता है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट मान लीजिए उनके पास अवेलेबल ही नहीं है ओल्ड एनसीईआरटी, तब वो कैसे उसको टैली करेंगे। तो हम न्यू के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं। सो न्यू में जो है वह 5 चैप्टर्स है, ओल्ड वाले में 8 चैप्टर्स थे। अब इसको डेमोक्रेसी के 3 चैप्टर्स थे, बेसिकली इसको एक तरह से मर्ज कर दिया, टॉपिक्स को रिशफल किया है, बाकी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। सो आज हमने बात की पावर शेयरिंग की, कल हम बात करेंगे फेडरलिज्म की, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आपका न्यू 2023 के जो 5 चैप्टर्स है उसकी हम बात करेंगे। हमने बात की स्टोरी ऑफ बेल्जियम, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, ठीक है, और पावर शेयरिंग जो है वह क्यों डिजायरेबल है, और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी में हमने देखा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो 3 गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गन है, इनके बीच में पावर शेयरिंग जो है वह की जाती है, सेम लेवल पर की जाती है, एक हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। बेल्जियम की हमने बात की कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन था, एथनिक कंपोजिशन बड़ा ही इसमें कॉम्प्लेक्स था, और इस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉर्ट कैसे कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 4 अमेंडमेंट्स किए और
पूरी कोशिश की कि सभी कम्युनिटीज और बेसिकली जो 2 कम्युनिटीज थे, फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग लोग, इनके बीच में बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वह इक्वली हों, है ना। लॉ और जो नीतियां पॉलिसीज मेकिंग है उसमें उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इन सभी की पूरी व्यवस्था ठीक तरीके से की गई। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी उसको बेटर तरीके से टैकल किया गया। वही श्रीलंका में क्या किया कि जब सेहल ग्रुप जो है, जब ये इंडिपेंडेंट हुआ 48 में, उसके बाद क्या हुआ कि जो सेहल ग्रुप है ये डोमिनेंट ग्रुप हो गया, और जब ये गवर्नमेंट आई तब इसने सेहल जो कम्युनिटी है ना, इसको फायदा देने के लिए और सेहल सुपरमेसी को लागू कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, जो कि सेहल कम्युनिटी बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको लागू करती थी, तो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट किया गया, जॉब सिक्योरिटी और बाकी सब दिया गया सेहल ग्रुप के स्टूडेंट को। और दूसरा जो तमिल ग्रुप था ये साइड होता चला गया, और ऐसे में तमिल ग्रुप की जब डिमांड्स नहीं मानी गई तब ऐसे में क्या हुआ, सिविल वॉर, है ना। सो ये जो अपनी प्रॉब्लम है उसको ठीक से शेयर नहीं कर पाया, और लेकिन ये दोनों कहानियां हमें यही सिखाती है कि पावर शेयरिंग जो है वह करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको याद रखना कि सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बच्चों का कहना होता है कि सारे जो पॉइंट्स है वो आपको मिल जाए तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए पीडीएफ में ये जो नोट्स फॉर्म में आपके लिए सारी चीजें लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमने देखा कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या होता है, इसको हमने समझा, है ना। और ये आखिर डिजायरेबल क्यों है, तो हमने देखा रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, और सेकंड था कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा गुड होता है, इसलिए हमें पावर शेयरिंग करना है। और अगर पावर शेयरिंग करना है तो उसके जो फॉर्म है वह क्या क्या होते हैं, इसको भी हमने समझ लिया। तो आज हमने बात की पावर शेयरिंग की, कल हम बात करेंगे फेडरलिज्म की। इस तरीके से पॉलिटी का जो 10 तक हम आ चुके हैं, 11 12 में आपकी 2 किताबें हैं, थोड़े से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वह बढ़ जाते हैं। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या केवल अगर हम 11 12 की बुक पढ़ लें क्या ये सफिशिएंट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बेसिक लेवल से पढ़ाए गए हैं, वो आपको एडवांस में नहीं मिलते, तो हाँ आपको 6 से लेकर 10 तक जो है वह पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत समय नहीं लगता। उसके बाद जो है फिर हम बाकी जो एडवांस बुक है वो पढ़ सकते हैं। बेसिक आपके क्लियर होते तो एडवांस बुक आपको इजीली जो है वह समझ में आ जाती है, आप नोट्स आसानी से बना पाते हैं, आप चीज़ों को हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं, क्योंकि क्लासेस में हम PYQs भी देखते हैं, क्लासेस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो एक लंबे समय तक जब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप कोरिलेट बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।